सो हाय, वेलकम टू झारखंड जर्नी। यहाँ इस चैनल पे हम लोग झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं झारखंड में उन सभी को कवर करेंगे। और इस वीडियो में नागपुरी लोक कथा हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि लगभग झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और जिसमें भी रीजनल लैंग्वेज में नागपुरी है उस सभी में आते हैं। और लोक कथा में कुछ 4-5 कहानियाँ हैं, 5 कहानियाँ हैं जो लगभग हर एग्ज़ाम में कॉमन होती हैं। तो नागपुरी या रीजनल लैंग्वेज ही एकमात्र ऐसा पेपर है, 3 पेपर की एग्ज़ाम होती है आपके सीजीएल में, और रीजनल लैंग्वेज ही एकमात्र ऐसा पेपर है जो आपकी एग्ज़ाम को क्लियर करेगी। इसी से आपकी मेरिट बनेगी। बेसिकली ये आपके मार्क्स को बूस्ट करेगी। जितने ज़्यादा आप नंबर इस पेपर में लेकर आए, आपका मेरिट लिस्ट में जाने की संभावनाएं उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो पहले 2 मिनट इंट्रोडक्शन के लिए रखते हैं आज बस, और फिर अपने टॉपिक पे हम लोग आ जाएंगे। तो जैसा कि वी ऑल नो दैट कि हाई कोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द कर दिया है, और उसके साथ ही जेएसएससी की जितनी भी वैकेंसियाँ आने वाली थी, अपकमिंग थी, उन सभी पे होल्ड लगा दिया गया है, उसको रद्द कर दिया गया है। तो अब क्या होगा? अब गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शन हैं। या तो वो हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज करेगी, जो मुझे लगता है कि बहुत ही बेवकूफ़ी भरा निर्णय होगा, ये नहीं करना चाहिए। और दूसरी रास्ता है कि सरकार फिर से नियोजन नीति को बनाए, और इसके लिए सरकार का सेशन में आना बहुत ज़रूरी है। अभी भी सेशन चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है, जहाँ तक उम्मीद है, कि नियोजन नीति फरवरी में बनेगी, फरवरी वाले सेशन में। उस समय नियोजन नीति बनेगी, 1 महीने के बाद जेएसएससी नोटिफिकेशन लाएगी, और उसके 2-3 महीने 4 महीने के बाद एग्ज़ाम होगी। तो मेरे अनुसार झारखंड में अभी कोई भी परीक्षा मई या जून से पहले नहीं होने वाली है। और उसके लिए मुझे लगता है कि हम लोग को जब तक जेएसएससी नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देती है, तब तक हमें सिलेबस पता है। जो पुरानी सिलेबस थी उसी में थोड़ा बहुत 19-20 चेंज करके ही लाई जाएगी, और मोटा मोटी सिलेबस वही रहेगा। तो हमें पता है कि सिलेबस क्या होना चाहिए। तो हम अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देते हैं, ताकि जब नोटिफिकेशन आए तब तक हमारा सिलेबस 90% ख़त्म हो जाए, और बाकी 2 या 3 महीनों में हम लोग केवल और केवल मॉक टेस्ट लगाएं, क्वेश्चन पेपर लगाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं, मिनिमम 10,000 क्वेश्चन लगाएं, ताकि जब हम एग्ज़ाम में बैठें तो वैसा कोई भी फील्ड, वैसा कोई भी टॉपिक ना रहो जो हमारे एमसीक्यू के बाहर रहा हो, और हम ईजिली उस चीज़ को कर पाए। तो मैं नागपुरी लोक कथा को आज क्यों पढ़ा रहा हूँ? बेसिकली इसलिए क्योंकि देखिए, सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाली थी वो अगस्त 2022 में होने वाली थी, ठीक है। और अगस्त 2022 में होने वाली थी, तो तब तक लड़के एक बार ख़त्म कर चुके होंगे। हमको लगता है कि एक बार लड़के पढ़ लिए होंगे नागपुरी को पूरी तरह से। उसके बाद अगस्त में इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करके जनवरी में कर दिया जाता है, जनवरी 2023 में, ठीक है। उसके बाद भी जो बचा खुचा होगा वो लड़के और पढ़ लिए होंगे। लगभग नागपुरी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होगा। अब अगर एग्ज़ाम रद्द हुआ है, जेएसएससी नई नोटिफिकेशन जारी करेगी, और उसमें बहुत हद तक उम्मीद क्या, भरोसा है कि हिंदी और इंग्लिश भी रीजनल लैंग्वेज में ऐड किया जाएगा। तो हमको लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो नागपुरी लेके अभी तक तैयारी कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, वो बाद में शिफ्ट हो जाएंगे हिंदी पे, और बहुत सारे लड़के हिंदी पे जाएंगे। तो मेरा मानना है कि हिंदी पे अगर वो जाने का सोच रहे हैं तो उन्हें एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि वो 2 बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भाई। वो 2 बार ऑलरेडी नागपुरी को ख़त्म कर चुके हैं। उसके बाद नया लैंग्वेज फिर से चूज करना और फिर से उसको बारीकी से अध्ययन करना, ये बहुत ही मुश्किल होगा। और हिंदी का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, क्योंकि 2018 से पहले भी तो हिंदी सिलेबस में रहा था, और उस समय की सिलेबस बहुत वास्ट थी। मतलब 7 या 8 बुक्स को पढ़ना पड़ रहा था आदमी को, और यहाँ पे मात्र 3 बुक हैं। एक ग्रामर ले लीजिएगा तो आप 4 बुक हैं। 4 बुक में आपका पूरा नागपुरी सिमट जा रहा है, और सिलेबस बहुत ज़्यादा छोटा है इसका। लोक कथा, नागपुरी व्याकरण, और एक नागपुरी साहित्य 4 भाग में बटा हुआ है, जिसमें एक लोक कथा हो गया, लोकगीत हो गया, साहित्य हो गया, और शिष्ट साहित्य हो गया। शिष्ट साहित्य में एकमात्र बुक पढ़ना है, बनकेवरा भागवत शकुंतला मिश्रा जी का है, उनका पढ़ना है। लोक कथा में 5 कहानियाँ पढ़नी है, और लोकगीत में 5-6 कैटेगरी की गीत होती हैं। उन पावस हो गया, उदासी हो गया, इस तरह की गीतें होती हैं, उनको बस पढ़ना है।
तो आज हम लोग पहले नागपुरी लोक कथा में 5 कहानियाँ हैं, पाँचों कहानियों को पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हर एक कहानी के बाद अगले सेशन में उससे रिलेटेड जितने भी MCQ, जितने भी क्वेश्चन बन सकते होंगे उसको लगाएंगे। और कहानियाँ इस तरह से पढ़ेंगे। कहानियाँ देखिए 7 या 8 पेज की, 7-8 पेज की हैं, तो उतना लंबा पढ़ना मेरे उस हिसाब से वाइजली नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि उस कहानी के जो समरी होगा या फिर जो उस कहानी में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने की संभावना हो, उन सभी संभावनाओं को एक जगह समेट कर लाए हैं और उसी को पढ़ेंगे। और उसी से उसके बाद अगर MCQ लगाएंगे तो बाकी जो 1-2% छूटा उटा होगा वो भी कवर हो जाएगा। तो लोक कथा में सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या है? तो सिलेबस लोक कथा का है। ये सिलेबस जो है ना, ये दरोगा में भी यही सेम है, आपका CGL में भी यही सेम है, आपका उसमें क्या बोलते हैं एक्साइज दरोगा में भी यही सेम सिलेबस है। आप उठाकर देख लो, पिछले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनका देख लो, आने वाले जितने अपकमिंग नोटिफिकेशंस हैं उनको देख लो, सब में सिलेबस सेम मिलेगा। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे तिरिया चरित्र को, उसके बाद जाएंगे बनहरनी के बेटा, 7 भाई 1 बहन, छुटकी बहुरिया, नावा चादा, गोपीचंद पर जाएंगे। तिरिया चरित्र को पहले डिटेल एनालिसिस जो मैं करके लाया हूँ उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी MCQ हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे, ताकि अगर कुछ छूट रहा हो वो भी कवर हो जाए। MCQ लगा लेंगे, हो जाएगा। उसके बाद बनहरनी का बेटा का भी कहानी पढ़ेंगे, फिर MCQ पे शिफ्ट होंगे, फिर MCQ पे शिफ्ट होंगे। ऐसे करते करते हम तिरिया चरित्र का 50 तो मैं कल करा दूंगा, और आप बोलोगे तो आपके प्रैक्टिस के लिए 50 और क्वेश्चन दे दूंगा। तो 250 से 300 क्वेश्चन हम लोग ये लोक साहित्य पर करेंगे, और इसमें सब क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अभी तक जितने एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो लेकर आ जाएंगे, अपने से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, उसको पूछा देंगे, उसमें सारा चीज़ हो जाएगा। 250-300 क्वेश्चन में सब निपट जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि ये वैल्यू एडेड करेगा आपके तैयारी में तो आप इसको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी चलिए हम लोग कहानी पर शिफ्ट होते हैं। तो तिरिया चरित्र बेसिकली इसको लिखे हैं डॉक्टर पीटर शांति नवरंग, इसको लिखे हैं। इसमें कहानी क्या होता है हम आपको कहानी बताते हैं। पहले बहुत मस्त इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनिए। एक राजकुमार होता है, एक राजा होते हैं, वो अपने बेटे को बहुत पढ़ाते लिखाते हैं। इतना पढ़ाते हैं कि वो उस रीजन में या उस समय जितनी भी जानकारियाँ थी, जितने भी सीखने वाली चीज़ थे, वो राजकुमार उन सब चीज़ों को सीख लिया होता है। उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। तो शादी हो जाती है तो वो अपने वाइफ को बताते हैं कि देखिए हम इतने बड़े हैं, हमको सब चीज़ आता है, ऐसा कोई भी विद्या नहीं है जो हमको नहीं आता है। तो राजकुमारी बोलती हैं कि राजा जी एक ऐसा विद्या है जो आपको अभी तक नहीं आता है, आपको वो सीखनी चाहिए। तो राजकुमार बोलता है कि हाँ बताइए कौन सा विद्या है, हम उसको ज़रूर सीख के रहेंगे, जिस भी परिस्थिति में सीखना पड़े हम उसको सीख के रहेंगे। तो राजकुमारी बोलती हैं कि उस विद्या का नाम है तिरिया चरित्र, इस विद्या को आपको सीखना होगा। तो राजकुमार बोलता है कि कहाँ सीखने को मिलेगा बताइए आप हमको। तो बोलती हैं रानी जी कि हम जैसे जैसे आपको बताएंगे आप वैसे कीजिएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस विद्या को जल्दी सीख जाइएगा। तो वो क्या करता है कि नगर में घूमने लगता है राजकुमार। घूमते घूमते वो एक सौकड़ा के घर पर पहुंचता है। एक सौकड़ा के घर के यहाँ पहुंचता है। उसी के रात को उसी के घर के पीछे खड़ा होकर वो इनकी बातें को सुनता है। तो वो पाता है कि सौकड़ा जो है वो 3 महीने के लिए परदेश जा रहा है, फॉरेन जा रहा है। सौकड़ा मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं, वो बिजनेस से रिलेटेड काम के लिए वो बाहर जा रहा है, सामान खरीदने जा रहा है। वो 3 महीने बाद ही वापस आ पाएगा। तो और वो अपनी वाइफ को कहता है कि देखो हम जा रहे हैं तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तो तुम क्या करना है कि सास ससुर का सेवा करना, काम में ध्यान लगाना, तो इससे तुम्हारा मन जो है वो हल्का रहेगा और लगा हुआ रहेगा। तो सौवाइन बोलती है कि ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। तो जब सौकड़ा चला जाता है वो अपने काम से रिलेटेड परदेश, तो सौवाइन जो होती है वो अपने सास ससुर की सेवा करने लगती है, खाना वाना बनाती है, घर वर का ध्यान रखती है। तो इंडियन कल्चर में क्या होता है ना कि पहले जो भी वाइफ होती हैं वो अपने हस्बैंड को खिलाती हैं, उसके बाद खुद खाना खाती हैं। तो अब तो सौकड़ा है नहीं तो किसको खिलाए। तो सौवाइन जो होती है वो खाना वाना सब पूरा जो भी डिशेस बना होता है, पूरा पकौड़ी धुसका वगैरह जो भी है, वो उसको एक थाली में लेके अपने घर के पास वाले मठ में चली जाती है। मठ में जाती है,
वहाँ के साधु को वो खाना खिलाती है। और ऐसे ही ये सिलसिला डेली का चलने लगता है। और जो साधु है उसको भी वो आदत लग जाता है उसके खाने का, और सोवाइन को भी आदत हो जाता है कि साधु बाबा को खिलाना है। दोनों में शायद अटैचमेंट हो जाती हैं। तो 3 महीना का समय बीतता है, 3 मंथ्स टाइम बीत जाते हैं। उसके बाद जो होता है, सौकड़ा वो घर वापस आता है। तब घर आ गया है सौकड़ा, तो सोवाइन उसकी सेवा सत्कार करती है, खिलाती है, पिलाती है, सामान जो लाता है उसको अरेंज करती है। यही करने में बहुत ज़्यादा रात होती है, रात गुजर जाती है। इधर साधु जो है उसको पता नहीं था कि आज आने वाला है, आज आ जाएगा सौकड़ा। तो वो इस असरा में बैठा हुआ रहता है कि आज खाना खाना होगा। वो भूखा रहता है एज यूजुअल, तो वो खाना के चक्कर में बैठा हुआ रहता है। इधर लेट हो रहा होता है तो उसको गुस्सा आता है, कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई। तो वो जब वापस सारे चीज़ों को अरेंज करके, खाना वाना खिला के, अपने पति को सुला के जब वापस साधु के पास जाती है खाना लेकर, तो उससे बोलती है कि साधु बाबा आज तो लेट हो गया। पूछता है काहे लेट हो गया, तुम क्यों लेट आई थी। उसको डराता है, डांटता है। तो बोलती है कि हमारे हस्बैंड वापस आ गए हैं, तो उन्हीं को काम वाम करने में, सेवा सत्कार करने में आज समय गुजर गया। तो साधु को अब डर लगता है कि सौकड़ा घर आ गया है, अब हमको भोजन कैसे मिलेगा। डेली हमको भोजन मिलता था, अब कैसे भोजन मिलेगा। तो सौकड़ा साधु गुस्साता है और बोलता है कि हम तुमको शराब देंगे, तुम भूखे को खाना नहीं खिलाई, ऐसे की वैसे की करके बोलते हैं, शराब का डर दिखाता है। तो जो सोवाइन होती है वो बोलते हैं कि बाबा आप गुस्साइए मत, आप जो बोलिएगा हम वो करेंगे, आप बस श्राप मत दीजिए हमको। तो साधु बाबा बोलते हैं कि जो हम बोलेंगे वो तुम करोगी। तो बोलती है कि हाँ बाबा ज़रूर करेंगे। तो वो बोलता है कि जाओ तुम अपने पति का सर कटार से काट कर तुम मेरे पास लेकर आओ, तभी हम तुमको इस शराब से मुक्ति दे सकते हैं, नहीं तो हम तुमको शराब दे देंगे। और वो जाती है, वो भारी टेंशन में रहती है कि अब कैसे करेंगे, सर काट कर देना है, नहीं देंगे तो शराब लग जाएगा, और सर काटेंगे तो अपने हस्बैंड का जान चला जाएगा। फिर वो कैसे करके हिम्मत करके उसका सर काट लेती है, और सर काट कर एक थाली में रखकर साधु बाबा के पास, थाली में सर रखकर साधु बाबा के पास लेके चली जाती है। साधु देखता है कि अरे ये तो सर लेकर आ गई, ये सही में सर लेकर आई है। साधु गुस्साता है, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, बोलता है कि जो औरत अपने पति का नहीं हुई वो मेरा क्या होगी, यह कह के उसको गाली वाली देकर भगा देता है। अब वो सोवाइन वापस घर आती है, और अब वो इस दुविधा में पड़ गई है कि अब तो हमारे पति भी नहीं हैं, पति भी मर गए और साधु भी हमको भगा दिया, तो अब हम ना घर के रहें ना घाट के रहें। तो वो क्या करती है ना कि अपने हस्बैंड का सर उसके बॉडी के पास, रिमेनिंग बॉडी के पास रख देती है, और रोने लगती है कि कोई आया। अपने सास ससुर को उठाती है और बोलती है कि देखिए कौन तो आया था, सर काट कर चला गया, दुश्मनी होगा किसी का, सर काट कर चला गया। तो सब रोते हैं, विलाप करते हैं। और फिर सुबह जब दास अब वापस वो ये सब घटना को देख कौन कर रहा था, हमारे राजकुमार साहब इस सारे घटना को एनालाइज कर रहे थे, देख रहे थे, और सारे चीज़ को जाकर वो अपने रानी को बताता था कि देखो आज हम ये देखे हैं। तो वो वापस घर गया, रानी को सारा चीज़ बताया कि देखो आज ऐसे ऐसे हो गया। तो रानी बोलती है कि बहुत बढ़िया, अब आप बहुत जल्दी क्रिया चरित्र सीखने वाले हैं, तो आप कल वहाँ जाइएगा, शमशान घाट पे जाइएगा और देखिएगा कि वहाँ क्या हो रहा है। तो वो सुबह जाता है, देखता है कि पहले के ज़माने में तो लोग सती होते थे, तो सोवाइन जो है वो सती होने वाली है, वो सती होने जा रही है। तो वो उसको पकड़ता है, हाथ पकड़ के पूछता है ऊत ई का, ठीक है। वो एक लाइन कोड करता है ऊत ई का। आई नो यहाँ पे ई लिखा हुआ है, बट वो जब कोड करता है तो वो पूछता है कि ऊत ई का। तो जो सोवाइन होती है वो बोलती है कि ई तो ऊ का। तो वो कंफ्यूज हो जाता है, अपना राजकुमार कंफ्यूज होता है। वो बोलता है कि आप सती होने जा रही हैं, इससे पहले हमको बतलाइए, इसका मतलब समझाइए कि क्या होता है ई तो ऊ का मतलब। तो वो बोलती है, सोवाइन बोलती है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि हम अब आपको इसको बताएं। आप एक काम कीजिए, आप मेरी बहन के पास जाइए। वो बहन जो है मेरी, वो क्या करती है कि वो बहन कहाँ मिलेगी, तो आप उस जगह पे जाइए जहाँ एक औरत सूखे हुए पोखरा में से, पोखरा मीन्स
वैसा जगह जहाँ पानी जमा हुआ रहता है, चारों तरफ बाउंड्री रहता है, उसको पोखरा बोलते हैं। उस पोखरा, सूखे हुए पोखरा से अगर कोई पानी भर रहा होगा तो वो बहन मेरी होगी। आप जाइए और बोलिएगा कि तुम्हारी बहन हमको ये समझा कर भेजी है, तुम्हें इसका मतलब बताना है, तो वो आपको इसका मतलब बता देगी। तो राजकुमार साहब जाते हैं, घूमते हैं, पूरे राज्य में चक्कर लगाते हैं, खोजते हैं कि कहाँ मिलेगी। वो ऐसे ढूंढते ढूंढते 6 महीना बीत जाता है। उसके बाद वो मिलता है, एक ऐसा जगह पहुंचता है जहाँ एक सूखा हुआ पोखरा रहता है। वो आराम कर रहा होता है धूप से अपने घोड़े वोड़े को बांध कर, कि तभी एक औरत आती है और अपने घड़े से एक फूल निकाल कर सूखे हुए तालाब में फेंकती है, और देखते ही देखते तालाब में पानी भर जाता है, और वो उसमें से पानी भर के वापस चली जाती है। तो वो एक तो खुश हुआ और बहुत ही अचरज में पड़ गया कि ऐसे कैसे हो सकते हैं। अगले दिन वो इंतज़ार किया कि फिर से वो पानी भरने वाली आएगी। तो जैसे ही वो आई पानी भरने, तो वो उसको पकड़ लिया, बोला कि आपकी बहन जो थी हमको बोली है कि आप चाहिए मेरी बहन के पास, और उससे ई तो ऊ का मतलब समझिए, वो आपको बदला देंगी। तो वो जो पनिहारिन होती है, जो पानी भर रही होती है, वो बोलते हैं कि हम आपको इसका मतलब बता देंगे, लेकिन उसके बदले आपको मेरा एक काम करना होगा। वो जो पोखरा में हम फूल फेंके हैं ना, उस फूल को जाइए आप हमको लेकर आइए, तभी मैं बताऊंगी कि ई तो का मतलब क्या होता है। राजकुमार कपड़े वपड़े खोल के पानी में छलांग लगा देता है और फूल के पास जाता है। तो फूल के पास जैसे जैसे जाता है, वो फूल आगे की ओर बढ़ता जाता है, और बीच बीच पोखरे में वो फूल पहुंच जाता है। तो जैसे ही राजकुमार उस फूल को पकड़ता है, वो जो है गहरी खाई में चला जाता है और एक दूसरे जगह पे जाकर निकलता है। उस दूसरे जगह का नाम है परलोक। वो परलोक में जाकर निकलता है। उस परलोक नहीं, पतालपुर में पहुंच जाता है। वो डूबता है वहाँ पे खाई में और जाके पतालपुर में पहुंच जाता है। पतालपुर में क्या होता है, पतालपुर में जब वो निकलता है तो वो घूमता है इधर उधर, तो उसको एक महल दिखाई देता है। महल पे आवाज़ लगाता है तो कोई नहीं मिलता है। उसके बाद उस महल के अंदर जाता है तो उसको पता चलता है कि 7 अलग अलग रूम्स हैं, कोठरी हैं, और 7 में अलग अलग लोग रहते हैं। तो वो पहले रूम में जाता है, बड़ी वाली के रूम में जाता है। बड़ी वाली अप्सरा के रूम में जाते हैं। 7 अप्सरा थी, तो पहले अप्सरा में जाता है, वहाँ घूमता है, देखता है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई थी, खाने पीने का सामान था। फिर वो दूसरे रूम में जाता है, वहाँ भी घूमता है। ऐसा करते करते वो वहाँ पहुँच जाता है, सबसे आखिरी जगह पहुँचता है। आखिरी यानी कि सेवन्थ अप्सरा के यहाँ पहुँचता है, जो कि सबसे छोटी होती रहती है। वहाँ पहुँचता है, तब तक वो बहुत थक चुका रहता है, खाना पीना खाता है और वहीं पड़े बेड पे वो सो जाता है। वापस आती हैं सारी अप्सराएं, वापस आती हैं, सब अपने अपने रूम में आती हैं। सभी को भूख लगा हुआ रहता है, सभी देखती हैं, तो सब कोई खाना पीना खाता है। और जब ये छोटी वाली अप्सरा रूम में आती है तो देखती है कि सारा खाना खाया हुआ है, जूठा फेंका हुआ है, और बेड पे एक आदमी सोया हुआ है। वो आदमी को देखते हुए उस पर मोहित हो जाती है, वो अट्रैक्ट हो जाती है उससे। और जब वो उठता है राजकुमार, तो वो जो अप्सरा थी वो बोलती है कि आप तो हमारे गोतिया लगते हैं, आप यहीं रह। वो जाने लगता है राजकुमार उठ के वहाँ से, तो उसको बोलती है कि आप यहीं रहिए, अगर आप बाहर जाएंगे तो मेरी बाकी के जो 6 बहन हैं वो आपको मार देंगी, आप यहीं रहिए। और ये करके उसको एक पर्दे के पीछे छिपा देती है। एक पर्दे के पीछे छिपा देती है, जब तक हम लोग रहेंगे तब तक आप इस पर्दे के पीछे रहिएगा। जब हम और हमारी बहनें बाहर चले जाएंगे तो आप जो है बाहर निकलिएगा, घूमिएगा और चारों तरफ। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप कहीं भी जाइएगा, बस दक्षिण दिशा की ओर मत जाइएगा, साउथ की ओर मत जाइएगा। अब जो भी हो रही है वो साउथ की ओर जाने के लिए मना कर देती है। राजकुमार साहब मान जाते हैं। अगले दिन क्या होता है कि जब 7 अप्सराएं फूल लेने के लिए बाहर जाती हैं, तो हमारे राजकुमार पर्दे के पीछे से बाहर निकलते हैं और पूरब दिशा में जाते हैं। पूरब दिशा में पहले दिन जाते हैं, पहले दिन पूरब दिशा में गए, तो पूरब दिशा में वो क्या देखते हैं कि एक स्टोर रूम है, जहाँ पे चावल, दाल, उड़द, लोटनी, रहर, बेसिकली खाने पीने का जितने भी राशन सामान होते हैं वो सभी वहाँ पे भंडारा गृह में
स्टोर हाउस में रखा हुआ है। वापस आ जाते हैं। दूसरा दिन जब फिर से अप्सराएं फूल लेने जाती हैं तो वो पश्चिम की ओर जाता है। पश्चिम की ओर जाता है तो देखता है कि सैकड़ों गाय भैंस बांधी हुई हैं, दूध की धारा बह रही हैं और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। तीसरे दिन फिर वो निकलता है। तीसरे दिन वो उत्तर दिशा की ओर जाता है। वहाँ पे बहुत तरह के अलग अलग तरह के घोड़ा बांधा हुआ रहता है, सुंदर सुंदर घोड़ा बांधा हुआ रहता है। चौथा दिन क्या होता है कि उसे ध्यान में आता है कि अप्सरा जो थी छोटी वाली, जिससे वो मोहित हो गया था, वो दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए मना करती हैं। मना की हुई हैं और बाकी अप्सराएं तो तब तक जा चुकी थी फूल वूल लेने। चौथा दिन था तो राजकुमार सोचता है कि क्या होगा, चलो देख दिया जाता है। अब वैसे भी तो अप्सराएं हैं ही नहीं, तो उनको बताएगा कौन कि हम दक्षिण दिशा में गए थे। तो वो जब दक्षिण दिशा में जाता है तो सोने के चैन में बड़े बंधे हुए बड़े बड़े हाथियों को देखता है और हाथियों से खेलता है। एक हाथी उसको पकड़ लेती हैं और अपने सूंड से उठाकर फेंक देती हैं और इतनी दूर फेंकती हैं कि वो आदमी वापस उस जो पोखरे में डूब कर पातालपुर गया था उसी से निकल कर रोड के किनारे गिरता है और देखता है कि हम तो बाहर आ गए, अब हम वापस कैसे जाएं। तो वो रोने लगता है। वो सोच रहा अफसोस करता है कि हम वहाँ इतने दिन रहे थे, कितना अच्छा मन लग रहा था, कितनी अच्छी अप्सराएं थी वहाँ पे। तो वो क्या करता है कि वापस जाने के उपाय को खोजता है कि कैसे हम वापस जाएं। तो पनिहारिनी से बोलता है कि आप कुछ भी कीजिए, हमको फिर से वापस भेज दीजिए। तो पनिहारी बोलती है कि नहीं राजा, अब आप घर जाइए, तो अब आप वापस नहीं जा सकते हैं। तो वो गिड़गिड़ाता है, विनती करता है कि नहीं, आपको भेजना होगा, हम जी नहीं पाएंगे, अब हम मर जाएंगे वहाँ के बिना। तो पूछती है कि बताइए वहाँ पे क्या क्या हुआ था। तो वो राजकुमार सब बात बता देता है कि देखिए ऐसे ऐसे हुआ था, वहाँ पे एक अप्सरा थी छोटी वाली, उससे हम मोहित हो गए हैं, हमको वहाँ जाना है, नहीं तो हम अपने प्राण को त्याग देंगे। तो पनिहारनी बोलती है कि अच्छा ठीक है, मेरे पास एक उपाय है जिससे कि आप वापस वहीं पे जा सकते हैं। तो राजकुमार तैयार हो जाता है कि हम सब करेंगे, बस आप बताइए कि हमको करना क्या होगा। फिर क्या होता है कि जो पनिहारिन होती है वो बोलती है कि राजकुमार आपको घर जाना होगा और आपको अपने बेटे को यहीं इसी जगह पे लाकर पूजना होगा इन द सेंस कि आपको उसकी बलि देनी होगी या उसका सर काटना होगा। बलि देकर हम उसका सर हमको देना होगा। राजकुमार तैयार हो जाता है, वो घर जाता है। रानी से बात करता है। रानी को बोलता है कि हम बहुत जल्द अब सीखने वाले हैं, अब सीख गए हैं लगभग। तो ऐसा करो कि अब अगर अगली बार हम निकलेंगे, जो कि निकलेंगे कल परसों में, तो आप हमारे बेटे को तैयार कर दीजिएगा, वो भी हमारे साथ जाएगा। रानी पूछती है कि उसको क्यों ले जा रहे हैं आप। तो वो बोलता है कि घर में रहेगा तो इसकी अकल जो है वो सिकड़ी हुई रहेगी। ऐसा कीजिए कि ये मेरे साथ बाहर घूमेगा तो सीखने को, इसको दुनिया देखने का समय मिलेगा, ये सीखेगा बहुत कुछ। तो रानी भी बोलती है कि हाँ बात तो सही है, सीखेगा। तो वो उसको तैयार कर देती है, उसके बेटे को। अगले दिन निकलते हैं सब, घोड़े से निकलते हैं। उसी जगह आने के बाद राजकुमार जो है वो बोलता है कि बेटा ऐसा है कि अब हम लोग बहुत दूर आ गए हैं और थोड़ा सा थक भी गए हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, उसके बाद कल अपने सफ़र पे जारी रहेंगे। वो भी बोलता है कि हाँ पापा बेसिकली हाँ बाबा बोलता है, बाबा बोला जाता है। तो हाँ बाबा, हम भी थक गए हैं, थोड़ा सा सो लेते हैं। तो वो आराम करता है उसी पेड़ के नीचे। फिर जब वो सो रहा होता है तो पनिहारिन वापस आती है और बोलती है कि ले आए अपने बेटे को राजकुमार। तो बोलता है कि हाँ ये रहा मेरा बेटा। तो बोलते हैं कि आपका कटार कहाँ है। बेसिकली काटने का सामान को कटार बोलते हैं, जो कि कोई भी आदमी कैरी करता है। तो बोलता है कि कटार तो नहीं है, ये देखिए मेरा तलवार, कटार का क्या करेंगे, ये रहा तलवार। तो बोलता है कि ठीक है, तो आप इसका सर काट के हमको दीजिए। तो राजकुमार जी निकलते हैं अपने तलवार और जैसे ही अपने बेटे का काटने वाले रहते हैं, पनिहारनी उस दौड़कर उनके हाथों को पकड़ लेती है और बोलती है कि रहने दीजिए, अब मेरी बात को ध्यान से आप सुनिए। तो पनिहारनी बोलती है कि अब हम आपको ई तो उका का मतलब बताते हैं। तो वो बोलती है कि पर पुरुष या पर क्रिया कर प्रेम में पड़ल सूद बुध हेराए जाला और आदमी बेस बेकार के समझे के नहीं पारेला। ये एग्जैक्ट कोट है जो कि बुक में कोट किया गया है।
यही बोलती है कि ई तऊका का मतलब है कि पराये पुरुष, पराये पुरुष, पुरुष मतलब पुरुष, पराये पुरुष या पर तिरिया, तिरिया मतलब स्त्री, पराये पुरुष, पुरुष या पराई स्त्री के प्रेम में पड़ने के बाद आदमी का शुद्ध बुद्ध, शुद्ध अबुद्ध लिखा हुआ है। मैं बेसिकली नागपुरी में क्या होता है ना कि आप जो बोलते हैं उसी को लिख देते हैं। इसमें ग्रामेटिकल एरर का उतना सवाल नहीं उठता है। तो शुद्ध बुद्ध हेराया जाएला और आदमी जो है वो बेस बेकार के समझे कि नहीं पारेला। इसका मतलब कि पराये पुरुष और पराये स्त्री के प्रेम में पड़ा हुआ आदमी, उसका शुद्ध बुद्ध खो जाता है और उसे सही और गलत में अंतर समझ में नहीं आता है। यही है ई त उ का मतलब। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम कैसे होगा। क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि ये जो एग्जैक्ट कोट लिखा हुआ है ना, ये लिख देगा बुक में और बोलेगा ये बात किसने कहा था, किसने राजकुमार से कहा था। तो हमको आंसर देना होगा कि ये बात ऑप्शन में होगा पनिहारिनी, तो पनिहारिन पर टिक लगा देना है, या ऑप्शन होगा अपना वो क्या बोलते हैं सौवाइन की बहन, सौवाइन की बहन होगा तो सौवाइन की बहन पर टिक लगा देना है। और एक क्वेश्चन आएगा कि राजकुमार अपने बेटे को किसके कहने पर पूजने के लिए ले जाता है, तो उसका भी आंसर हो गया पनिहारिनी के कहने पर ले जाता है। बेसिकली अब हम क्या करते हैं ना कि इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन को देख लेते हैं और उसके बाद अगले सेशन में बाकी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि बाकी क्वेश्चन क्या है। अगर आपको ये कहानी समझ में आया हो तो आप इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वैसे लोगों के साथ जो नागपुरी सब्जेक्ट लेके पढ़ाई किए हैं या कर रहे हों उनके साथ शेयर कीजिए। बेसिकली उनका भी हेल्प हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस PDF ये जो स्लाइड है इसको आप लेना चाहते हैं तो आप इस स्लाइड्स को हम क्या करते हैं ना कि इस झारखंड जर्नी के नाम से हमारा वो क्या बोलते हैं टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये सारा चीज़ हम वहीं पे भेज देते हैं और बाकी MCQ की स्लाइड भी होगी हम वहीं पे भेज देंगे। नहीं तो आप व्हाट्सअप कर लीजिए। अगर झारखंड जर्नी के नाम से स्लाइड्स नहीं मिल रहा है तो आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, हम आपको लिंक वहाँ प्रोवाइड करा देंगे। या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बेसिकली लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके पूछिए, हम आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम, उसके बाद एंड कर लेंगे इस सेशन को। तो एक क्वेश्चन है कि कौन लोग पूरी लोक कथा में राजा अपन बेटा के खूब पढ़वाएला, तो तिरियाचरित, तिरियाचरित नामक बेसिकली यहाँ तो टिक लगाया हुआ है, मैं कर रहा था उस समय किया हुआ है। हाँ लास्ट का देख लेते हैं। ये देखिए, पोखरा में कहा के धरल बाद राजकुमार पतालपुर में पहुंच जाएला। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पोखरा में क्या पकड़ने के बाद जो है राजकुमार जो है वो खाई में से होके पतालपुर पहुंच जाता है। तो इसका आंसर बहुत ईजी है, बताइए क्या है। पानी भरे वाला जनाना, जनाना मतलब स्त्री, स्त्री को पकड़ के थोड़ी जो पतालपुर जाता है भाई, ये तो होगा नहीं। साधु, ये भी नहीं होगा। वो फूल को पकड़ के जाता है पतालपुर में, वही फूल जिसको वो जो पनिहारनी जो है वो पानी भरने के लिए तालाब में फेंकती है और वहाँ से पानी निकलता है फूल को। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, तिरियाचरित कहानी में अप्सरा मन कोठरी से का से भरल रहे, माने कि जो तिरियाचरित कहानी है उसमें अप्सरा मन का जो रूम था वो किस चीज़ से भरा हुआ था। सोना से भरा हुआ था, मोती से भरा हुआ था, हीरा से भरा हुआ था, या देवल, तीनों से भरा हुआ था। तो तीनों से भरा हुआ था। इसके अलावा अगर खाना पीना रहता तो खाना पीना से भी वो भी हो जाता है आंसर। तो इसी तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अगले सेशन में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए होंगे एग्जाम्स में, या जितने भी क्वेश्चन बन सकते होंगे, हम सभी को एक जगह कंपाइल करेंगे और अगला सेशन वहीं से रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये जो स्लाइड है इसको हम भेज दें आपके पास, तो आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए झारखंड जर्नी के नाम से।